हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर। और मैं पंकज जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जो भी इस समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस बीच जो है जयश्री कुमारी जी जुड़ गई है, गुड इवनिंग RNU। इसके साथ साथ हमारे पास विनीता भट्ट जी जुड़ गए हैं। गोली श्वेता बॉय, कौन है ये? गोली स्वीट बॉय, अच्छा गोली स्वीट बॉय। मुकेश सिंह जी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। राधे राधे, मैं बिल्कुल एकदम अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं और एक बार वीडियो को भी जरा शेयर कर दीजिए सभी लोग। ललिता जोशी टेक्निकल, कौन है ये? त्रिलोचन जी जुड़ गए हैं, सौरभ जी जुड़ चुके हैं, यशपाल, शैलेश जी। वीडियो को जरा शेयर भी कर दे ताकि आपके मित्र भी जुड़ जाएं फटाफट से और हम फिर आज के सेशन को शुरू करें। रॉय मैक्स रिटर्न, गुड इवनिंग। तो रॉय मैक्स रिटर्न भी भाई हमारे बीच इस समय जुड़ चुके हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय बद्री विशाल, नमस्कार आकाश जी, शुभ संध्या। राणा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके भाई। तो चलिए भाई फटाफट से जुड़ जाएं और फिर आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को जरा शेयर करते रहें आप सभी लोग। आज जल्दी हो गई क्लास, जल्दी नहीं शैलेश जी, अब हमारी क्लास जो है रोजाना 8 बजे होगी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि उत्तराखंड की जो क्लास है वो डेली आप लोगों के बीच 8 बजे से आएगी। असल में हम लोग पहले 9 बजे जो क्लास है वो हमारा 9 बजे का शेड्यूल वैसा ही रहेगा। 9 बजे हम सभी जो हमारी पूरी टीम है वो प्रत्येक दिन आपके बीच आती रहेगी। और आज 9 बजे आपके बीच हमारे मैथ्स के या फिर रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आ रहे हैं खजान सर जी। तो आप लोग 9 बजे भी अवश्य जुड़े रहे। 9 बजे का हमेशा का जो शेड्यूल है वो वही बना रहेगा, लेकिन डेली आप लोगों के बीच हम लोग जो है स्पेशली मैंने अब आपसे वादा किया है कि प्रत्येक दिन 8 बजे आपके बीच उत्तराखंड के विषय को लेकर आऊंगा। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को भी। तो जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं तो एक बार पुनः आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट से सेशन को शुरू किया जाए। यहां पर भाई हमारा जो टीचर्स डे है कल 5 सितंबर 2024 को इस बार, तो इस उपलक्ष्य पर आप सभी के लिए उत्कृष्ट एकेडमी और K2 क्लासेस के संयुक्त मंच पर आप सभी के लिए विशेष ऑफर ऑनलाइन कोर्स पर जो है जारी हुए हैं या फिर हमने लगाए हैं। आप लोगों से वादा किया था कि भाई आप निरंतर जो है स्पेशली जो हमारा GIC यानी कि प्रवक्ता का बैच है उसके लिए आप लोगों के निरंतर हमें डेली मैसेज आते थे कि भाई फीस थोड़ा सा वो कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि 5 तारीख और 4 तारीख का दिन ठहरिए, आप सभी के लिए टीचर्स डे के दिन के उपलक्ष्य पर जो है आप सभी के लिए जो है विशेष ऑफर रहेगा। तो आप सभी लोग जाइए, जो भी इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं वो जो है हमारी एप्लीकेशन, जिन लोगों के पास हमारी एप्लीकेशन नहीं है तो उनको बताना चाहूंगा कि उत्कृष्ट एकेडमी देहरादून के नाम से आप प्ले स्टोर से हमारी जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो आईफोन वाले हैं तो उन लोगों को क्या करना है, webclassplus.in के नाम से डाउनलोड करना है। और हमारा जो ORG कोड है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी होती है। तो जो ORG कोड वहां पर रहेगा उस ORG कोड को आप लोग किस तरह से रखेंगे, तो हमारा ORG कोड रहेगा ORG, ये होगा गड़बड़ हो गया, ये H नहीं होगा, KBOOH। ये आप हमारा जो है ORG कोड डाल सकते हैं और ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। वहां से डाउनलोड के पश्चात आपको स्पेशली जो हमारे सारे कोर्स है, खासतौर से जो ग्रुप C का पूरा कोर्स है उसमें भी जो है आपके लिए विशेष ऑफर है। और साथ ही साथ जो हमारा ये प्रवक्ता का बैच था इसमें भी आप सभी के लिए विशेष ऑफर लगा है। तो जाकर फटाफट से लाभ उठाइए, एकदम धमाकेदार अंदाज में हमारा ये बैच चल रहा है। चलिए जी, बाकी आप सभी को भाई एडवांस में हैप्पी टीचर्स डे, और आपके लिए दुआ करेंगे कि आप सभी लोग जो भी आप अपने जो आपके उद्देश्य हैं वो जल्द से जल्द आपके पूरे हो और आप और हमारा जो परिवार है ये इसी तरह से बढ़ता रहे, आप हमसे इसी तरह से हमेशा जुड़ते रहें।
तो चलिए फिर फटाफट से आज के सेशन में बढ़ते हैं आगे। और आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग, अगर आप निरंतर जुड़ रहे होंगे, जो लास्ट वीडियो में जुड़े होंगे, तो उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इस समय हमारे पास, बाकी हमारी टीम है, ये भी आपको बता दूं, ये हमारी जो है एकदम स्पेशली जो प्रवक्ता जीआईसी स्क्रीनिंग बैच है, उसके लिए हमारे पास एक शानदार टीम है, धमाकेदार टीम है। और अगर आप लोग लास्ट टाइम हमारे साथ एलटी में जुड़े होंगे तो आप सभी को मालूम है कि हमारी टीम आपके लिए कितनी मेहनत करती है। और यदि आप लोगों को अभी तक हमसे जुड़ने का मौका नहीं मिला है तो एक बार आप लोग जो है ट्रस्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं और एक बार देखिए, हमारे साथ जुड़कर आपको जो है लाभ ही होगा और बेहतर ही आपके लिए होगा। तो हमारी टीम पूरी बहुत मेहनत आपके लिए कर रही है। बाकी आप हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। तो कोर्स का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आप लोग जो है आज और कल, जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और फटाफट से वहां से ग्रुप सी का कोर्स में भी आपके लिए ऑफर है और इसमें भी आपके लिए ऑफर है। और एक खास बात आपको यहां से फिर से अनाउंस करना चाहूंगा कि जितने भी हिंदी मेंस के लिए, यानी कि जो प्रवक्ता हिंदी मेंस के लिए, आप सबके निरंतर हमारे पास जो है मैसेज आ रहे हैं, तो जितने भी हिंदी मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है। यानी कि 14 सितंबर को हिंदी जो दिवस होने वाला है, उस दिन आपका बैच शुरू होने जा रहा है, यानी कि हिंदी प्रवक्ता मेंस के लिए। तो राणा सर के द्वारा यह बैच संचालित किया जा रहा है, तो आप सभी लोग रेडी रहें, यानी कि 14 तारीख से आपकी हिंदी मेंस के लिए भी क्लासें शुरू हो जाएगी। बाकी फिर से आप सभी के लिए एडवांस में भाई हैप्पी टीचर्स डे। और अब शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। तो ये खास इंफॉर्मेशन थी और अब सीधा आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज के शासक पर। तो आज हमारे जो राजा है, राजा पृथ्वीपति शाह है। और राजा पृथ्वीपति शाह यानी कि सन 1634 से सन 1664 तक ये गद्दी पर बैठते। भारी भरकम शासन रहा इनका और मतलब काफी लंबा टाइम पीरियड रहा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो राजा पृथ्वीपति शाह है, इनके अधीन पंवार राजवंश जो है काफी पावरफुल होते हुए दिखाई देगा। पंवार राजवंश का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक जो है इस समय, हालांकि इनसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो आगे एक नए राजा आएंगे, देखेंगे। प्रदीप शाह पर भी चर्चा होगी। सब्जेक्ट की क्लास हमारी जो है अब इस मंथ में सभी सब्जेक्ट क्लास शुरू हो रही है। मामला ठीक है सर? हाँ, मामला एकदम ठीक है। इकोनॉमिक्स क्लास सारे सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स शुरू होने वाली है, पॉलिटी मेंस शुरू करने वाले हैं, हिंदी की 14 तारीख से शुरू होने वाली है, साइंस बैकग्राउंड में भी हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले। तो आप घबराए नहीं, आपके लिए बेहतर जो है शिक्षक की खोजबीन चल रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ही करेंगे, बेहतर ही करेंगे। आप लोग बस हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखें। सर जी संस्कृत मेंस भी पढ़ाते हैं, कोई बता दीजिए सर प्लीज। संस्कृत मेंस में अभी तक हमने वैसा सोचा नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर वैकेंसी अच्छी रही तो जरूर काम करेंगे इस पर भी। सर ज्योग्राफी की क्लास कब स्टार्ट? ज्योग्राफी की क्लास भी जल्द मोनिका जी स्टार्ट होने वाली है, आप निश्चिंत रहे, घबराए नहीं। तो चलिए भाई फिर से अब यहां पर वार्तालाप को देते हैं विराम और अब शुरू करते हैं, यानी कि राजा पृथ्वीपति शाह 1634 से सन 1664 तक पंवार राजवंश की गद्दी पर शासन करने वाला एक महान राजा। अगर ईमानदारी से कहूं तो मुझे जो है, यानी कि राजधानी जो श्रीनगर के राजाओं में सबसे जो दमदार जो राजा लगा, वैसे तो महीपति शाह भी मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन जो पृथ्वीपति शाह थे सबसे ज्यादा दमदार शासक मुझे यहां पर पृथ्वीपति शाह लगे। इसके अलावा राजधानी श्रीनगर में, हालांकि हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो मैं ज्यादातर पृथ्वीपति शाह, और जब हम चर्चा करेंगे प्रद्युम्न शाह, तो हमारे प्रद्युम्न शाह और पृथ्वीपति शाह ये काफी जो है जबरदस्त पावरफुल शासक रहे और काफी दूरदर्शी और योग्य शासक रहे। तो राजधानी श्रीनगर के शासकों में पृथ्वीपति शाह को आप ध्यान से पढ़े अपने स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी दुआ करता हूं कि अगला जो शिक्षक दिवस है आप सभी लोग जो है अपने स्कूलों में मनाएं और मुझे भी बड़ी खुशी होगी। चल मेरी लाठी हर्षिल घाटी। तो चलिए भाई अब शुरू करता हूं। और राजा पृथ्वीपति शाह 1634 से 1664। यहां पर फिलहाल थोड़ा सा आपको एक सारणी का बैकग्राउंड जैसा कि हमारा चल रहा है। हम लोगों ने जो है सबसे पहले सहजपाल पर चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि सहजपाल क्यों इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको संबंध पर बताया था, तो मुगलों से अकबर के साथ पंगा लिया था। बलभद्र शाह को पढ़ा था, तो बलभद्र शाह ने यानी कि चंदों से तो बड़ा भयानक पंगा लिया था। हमने देखा था चंदों के साथ ग्वालदम का युद्ध लड़ा था। लेकिन बलभद्र शाह की अगर बात करें मुगलों से, तो बड़े शानदार अकबर के साथ संबंध रहे। फिर उसके बाद मानशाह गद्दी पर बैठे 1591 से 1511 तक। मानशाह के संबंध भी चंदों के साथ तो वही खराब होने शुरू हो गए, लेकिन मुगलों के साथ इसके संबंध भी बेहतर रहे।
और फिर अगले जो राजा रहे श्यामशाह, ये तो बेचारा अभागा था, यानी कि इसने जो है 60 रानियों से विवाह करने के पश्चात भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए इसका शासनकाल भी बड़ा शानदार रहा, हम लोगों ने देखा। और फिर उसके पश्चात जो लास्ट समय, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें हमने महीपति शाह पर चर्चा की। 1631 से 1634 इतने कम टाइम पीरियड में महीपति शाह गद्दी पर बैठे, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से, कितने शानदार तरीके से महीपति शाह को, हालांकि इनके सेनापतियों को शानदार साथ मिला, इसीलिए महीपति शाह ने इतने कम समय में इतनी सारी विजय प्राप्त की। और एंड हमने महीपति शाह का बहुत ही बुरा देखा। अगर आपको याद होगा तो महीपति शाह बहुत ही अपनी जो है शक्तियों में, मतलब घमंड बहुत ज्यादा हो गया था, इसीलिए महीपति शाह का एंड भी बड़ा दुखदायक रहा, यानी कि किसी राजा के हाथों, मतलब कुमाऊं में जाकर चंद राजा के हाथों जो है इनको अपने प्राण त्यागने पड़े थे। अब फिलहाल आज देखते हैं कि पृथ्वीपति शाह किन परिस्थितियों में गद्दी पर बैठते। स्टोरी वहां से आगे चलेगी और अब आप ध्यान से इस स्टोरी को सुने और स्टोरी के साथ ही हम लोग जो है राजा पृथ्वीपति शाह को भी समाप्त करेंगे। फिलहाल पृथ्वीपति शाह को अब शुरू करने से पहले एक बार लास्ट बार आपसे कहूंगा कि वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भाई कल वैसे भी टीचर्स डे है, तो उस उपलक्ष्य में थोड़ा सा आज जो है वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। हाँ, चंद से मारे गए, ठीक है, मतलब कल तक का मामला आप सभी को समझ में आ रहा। तो चलिए फिर शुरुआत की जाए और राजा पृथ्वीपति शाह में हमारे पास इसका जीवन परिचय, इसके पिता पर चर्चा होगी, महीपति शाह के पश्चात की स्थिति पर चर्चा होगी, रानी कर्णावती संरक्षिका के रूप में देखेंगे, कर्णावती के समय आसपास की स्थिति और संबंध जानेंगे, गढ़वाल पर शाहजहां का पहला अटैक देखेंगे, मुगलों के साथ पृथ्वीपति शाह के संबंध पर चर्चा होगी, चंदों के साथ संबंध पर चर्चा होगी, दापा के साथ संबंध पर चर्चा होगी, सिरमौर राज्यों के साथ संबंध पर चर्चा होगी, और साथ ही साथ अंत में हम लोग जो है पृथ्वीपति शाह के कार्य देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से अब पृथ्वीपति शाह को मैं शुरू करने जा रहा हूं, और सबसे पहले हमारे पास जो शुरुआत होगी वो महीपति शाह के पश्चात स्थिति पर होगी। आप देखिए, आप जो है शुरू कर देते मामला। अगर आप लोगों को याद होगा जो हमने लास्ट समय पढ़ा था, तो लास्ट समय हम लोगों ने महीपति शाह को पढ़ा, और महीपति शाह की जो मृत्यु है वो हमने देखा था कि चंद राजा के साथ युद्ध लड़ा था, और युद्ध में जो है महीपति शाह की मृत्यु हो गई। अब खास बात आपको बता दे कि जो राजा महीपति शाह है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने देखा कि जब महीपति शाह गद्दी पर बैठा, ये काफी उम्र के थे, बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, और इतनी उम्र में गद्दी पर बैठने के बाद इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह हुआ रानी कर्णावती से। इतिहास में बहुत नाम है रानी कर्णावती का, अर्थात रानी कर्णावती से विवाह हो रखा किसका, यानी कि हमारे राजा महीपति शाह का। और इन्हीं दोनों से जो है एक संतान उत्पन्न हो रखी है, और वो संतान है कौन, जिन्हें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अर्थात पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह जो है रानी कर्णावती के क्या है, और महीपति शाह के पुत्र है। तो पृथ्वीपति शाह पुत्र है इनके। अब खास बात आपको बता दें कि जब महीपति शाह ने आक्रमण किया था यहां पर, और लगभग सन 1634 में युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उस दौरान की अगर हम बात करें तो उस समय पृथ्वीपति शाह बहुत ही छोटे थे, मात्र जो है इतिहासकारों के अनुसार ये केवल और केवल कितने 7 वर्ष के थे। आप कह सकते हैं कि ये कैसे हैं, यानी अल्पवयस्क है। भाई महीपति शाह के समय की स्थिति की बात हो रही है, महीपति शाह की मृत्यु हो गई है, और मृत्यु के पश्चात पूरा की पूरा राजपाट छूट गया है, और राजपाट छूटने के पश्चात भाई जाहिर सी बात है गद्दी पर तो इसके पुत्र को ही बैठना है, और गद्दी पर बैठे पृथ्वीपति शाह, लेकिन बैठाए कैसे, मात्र 7 साल के हैं। और खास बात आपको बता दें, सिचुएशन कुछ ऐसी है, महीपति शाह ने ऐसे काम किए हैं कि सबके साथ संबंध खराब कर दिए। मतलब मैं जस्ट महीपति शाह के बाद की स्थिति बता रहा हूं, और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो हमको मालूम है कि जो राजा महीपति शाह है, महीपति शाह ने एक तो नए राज्य से पंगा मोल रखा है, और वो राज्य कौन सा है, हमने कहा था ना महीपति शाह के समय पहली बार इसका भी जो है पत्ता खुल गया, और ये कौन सा राज्य था, सिरमौर। सिरमौर राज्य से पंगा ले रखा, तो जाहिर सी बात है गढ़वाल जो है एक तो खतरे से घिरा हुआ है सिरमौर राज्य से। दूसरा मैंने कहा कि महीपति शाह ने जो है लास्ट टाइम में भाई कहीं ना कहीं जो है चंद राजा जो त्रिमल चंद थे उससे भी एक तरह से पंगा ही ले लिया। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चंद की जो प्रजा है इनका भी कहीं ना कहीं इनके प्रति अब कुछ मामला गड़बड़ बैठेगा। और दूसरा महीपति शाह ने दापा पे तो हद ही कर दी, दापा पे तो लगातार 3 आक्रमण किए, तो दापा के साथ तो संबंध वैसे भी महीपति शाह ने खराब कर दिए।
और अगली बात बताए तो महिपति शाह ने यहां तक कि नीचे सहारनपुर इलाके को भी नहीं छोड़ा, और नीचे जो है कटेहरों से भी, सहारनपुर वाले कटेहरों से भी पंगा लेकर आया है, अर्थात इस क्षेत्र में भी जो है युद्ध करके आया। तो महिपति शाह की मृत्यु के पश्चात चारों तरफ से जो है इसने गढ़वाल राज्य के लिए यानी पवार राजवंश के लिए रास्ते बंद कर दिए। भाई महिपति शाह जब तक था तब तक हक्कड़ राजा था, पावरफुल राजा था, समझ गए आप। लेकिन जब महिपति शाह की अचानक से मृत्यु हो गई और गद्दी पर बैठाने की बारी आई तो कौन, इसका बेटा छोटा है। कितना छोटा है, यानी कि अल्पवयस्क के मात्र 7 साल का पृथ्वीपति शाह। और मैंने सिचुएशन बता दी कि चारों तरफ से बहुत ही क्या है, यानी कि खुखार, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि चारों तरफ से संबंध खराब कर दिए हैं, जो कभी भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अब हुआ क्या यहां पर कि अब जीवन परिचय तो देखें तो जीवन परिचय तो नॉर्मल मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वीपति शाह जो है एक प्रकार से रानी कर्णावती के पुत्र है और महिपति शाह के बेटे हैं। लेकिन अब हुआ क्या, अब मजबूरन होकर जो है रानी कर्णावती को कदम उठाना पड़ेगा। भाई पृथ्वीपति शाह केवल 7 वर्ष के। अब आपको सबसे पहले चुनौतियां बताता हूं कि क्या क्या चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती यह है कि गद्दी पर तो बैठना है किसे, यानी कि महिपति शाह के पुत्र पृथ्वीपति शाह को, लेकिन बैठाए कैसे, यह बहुत ही कैसा है, अल्पवयस्क है। अब देखो चुनौतियां क्या क्या है। पहली चुनौती आपको बताएं कि गद्दी पर बैठाने से समय चुनौतियां, एक चुनौती तो यह है कि अब जो राज दरबारी है, यानी कि इनके जो प्रशासनिक अधिकारी है, राज दरबारी है या जो मंत्री है, प्रशासनिक अधिकारी, इन सब की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं इस गद्दी पर थी। भाई पृथ्वीपति शाह अल्पवयस्क था तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लालच आता ही है। सभी लोग जो है प्लानिंग सोच रहे होंगे कि भाई इसकी हत्या करके खुद गद्दी को हड़प ले। तो पहला खतरा यानी इसकी माता रानी कर्णावती के लिए कौन सा है कि स्वयं के दरबार में ही बहुत बड़ा खतरा है। तो एक तो इस खतरे से निपटना है रानी कर्णावती को। एक दूसरी चुनौती रानी कर्णावती के समय है पश्चिम में है सिरमौर। सिरमौर से ऑलरेडी पंगा ले चुका है और सिरमौर बिल्कुल ललायत है। दूसरा खतरा यहां पर कहां है, यानी कि चंद राजवंश से भी आप कह सकते हैं एक प्रकार का खतरा ही मान लीजिए, क्योंकि महिपति शाह ने युद्ध लड़ा है। दापा से तो सबसे भयानक ऊपर से खतरा है, दापा से भी बहुत भयानक खतरा है, और नीचे से एक खतरा तो मुगलों से मोल रखा जो सबसे बड़ा खतरा, और दूसरा खतरा मुगलों से ऊपर कटेहरों से भी मोल रखा। तो कहने का मतलब है कि जब पृथ्वीपति शाह को गद्दी पर बैठाने की बारी आई तो उस समय सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ चल रही थी। अब होगा क्या, तो पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा होगा। अब सोचिए उस दौर में, मतलब आज भी महिलाएं इतनी, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि महिलाएं बहुत कमजोर हैं, लेकिन महिलाओं के अधिकारों को सोचो प्राचीन समय से छीना गया, और उस दौरान तो महिलाओं का जो है कोई जो है सुनी भी नहीं जाती थी, राजनीति में महिलाओं का कोई योगदान नहीं होता था। तो उस समय रानी कर्णावती सोचिए कितनी योग्य और कितनी दूरदर्शी थी। रानी कर्णावती ने देखा कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यानी कि खुद इसका क्या संरक्षिका बननी पड़ेगी। रानी कर्णावती ने जो है पहली बार गढ़वाल के क्या उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब कोई माता यानी अपने पुत्र की क्या बनेगी, संरक्षिका बनेगी। रानी कर्णावती ने डिसाइड कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद संरक्षिका इसकी बनूंगी, और संरक्षिका बन गई और मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा। तो इस तरह से यह डिसाइड हुआ कि अब महिपति शाह के पश्चात क्या होगा, वरना प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे होंगे। भाई आप हम तो कल्पना ही कर सकते हैं कि उस दौर में ये भी खड़े प्रश्न हो रहे होंगे कि इनके ही जो मंत्रीगण है, प्रशासनिक अधिकारी, वही कह रहे होंगे कि भाई राजमाता जी ये तो इतने छोटे हैं, इनको गद्दी पर बैठाना उचित नहीं है, कुछ मतलब अलग ही टाइप की प्लानिंग चल रही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये निर्णय लेना कि मैं इनकी संरक्षिका बनूंगी और मेरा बेटा गद्दी पर बैठेगा, तो ये निर्णय उस समय रानी कर्णावती ने लिया। इसीलिए आज कर्णावती को उत्तराखंड के इतिहास में इतना याद किया जाता है। एक बार वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार है और आज का राजा भी धमाकेदार है। तो चलिए जी, यहां तक का मामला उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं कि रानी कर्णावती संरक्षिका के रूप में अब बैठ चुकी है। कहने का मतलब है कि अब पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रानी कर्णावती बन गई है। यहां पर अब हुआ क्या कि जब पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका रानी कर्णावती बनती है तो उस दौरान की अगर हम आसपास की अब स्थिति को देखें, भाई संरक्षिका बन गई, पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठ गया, और चारों तरफ सबको यह पता भी चल चुका है क्योंकि ऑलरेडी गढ़वाल रियासत जो है दुश्मन है चारों तरफ दिशाओं में।
तो सभी को पता चल गया कि भाई गढ़वाल में जो है एक बहुत ही अल्पवयस्क छोटे से व्यक्ति को राजा बनाया गया। कहने का मतलब है कि गढ़वाल की स्थिति डमाडोल हो चुकी है। ऐसे में सब ललायित हो गए कि हम जो है कब गढ़वाल पर अटैक करें। तो क्या हुआ कि अगर आसपास की स्थिति की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आसपास की स्थिति कुछ ऐसी है कि सब की सब निगाहें जो है अब गढ़वाल राज्य पर एकटक लगाए हुए। जैसे सबसे पहले यहां पर अगर बात करें तो इधर है अपना दापा। दापा तो बिल्कुल, दापा की तो महिपति शाह से बिल्कुल नहीं बनी थी, अगर आपको याद होगा। दापा का राजा बिल्कुल तैयार है इन क्षेत्रों को जीतने के लिए। दूसरी बात, यहां पर जो सिरमौर राजा है, ये सिरमौर राजा भी ऑलरेडी अब, क्योंकि महिपति शाह ने इसके क्षेत्र छीने थे, तो ऐसे में सिरमौर राजा भी एक्टिव हो गया इस लाभ को उठाने के लिए। और दूसरी बात करें तो दूसरी बात यहां पर हमारे पास है मुगल बादशाह। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है मुगल बादशाह। मुगल बादशाह इस समय कौन है तो आपको बता दें कि इस समय शाहजहां गद्दी पर है। और आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में शाहजहां ने एक जब गद्दी पर बैठा था तो उस दौरान समस्त भारत में सभी राजाओं को फरमान भेजा था कि सभी लोग जो है मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे। लेकिन महिपति शाह तब गद्दी पर था। महिपति शाह ने कहा कि मैं नहीं करता अधीनता स्वीकार। इससे शाहजहां का हो गया था दिमाग खराब। वो किस्मत अच्छे ये रहे कि शाहजहां संभवतः उस दौरान अन्य राज्यों में बिजी रहा होगा, बड़े बड़े राज्यों में, इसलिए उत्तराखंड का जो है गढ़वाल रियासत उस समय बच गई। लेकिन अब शाहजहां जो है आराम से बढ़िया सा, शाहजहां को फरमान मिल चुका है कि जो गढ़वाल रियासत है जिनसे जहां के राजा भाई जिसे अक्खड़ राजा की संज्ञा दी थी, वहां पर अब केवल और केवल एक छोटा सा अल्पवयस्क व्यक्ति को राजा बनाया गया है। कहने का मतलब है कि अब गढ़वाल रियासत कमजोर पड़ गई है। ऐसे में शाहजहां एक्टिव हो गया और शाहजहां ने तुरंत जैसे ही संरक्षिका कर्णावती बनती है और पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठता है, शाहजहां एकदम से अटैक करवा देता है। कहां पर? यानी गढ़वाल रियासत पर। तो यहां पर रानी कर्णावती को पहली जो चुनौती मिलेगी, मतलब गद्दी पर बैठते ही 1634 में महिपति शाह की मृत्यु होती है और 1634 में वो संरक्षिका बनती है और 1634 में ही सीधा गढ़वाल रियासत पर शाहजहां का यानी मुगलों का अटैक होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो मामला जो है अब बहुत ही भयानक होने वाला है और गढ़वाल रियासत पर जो है सीधा शाहजहां का पहला आक्रमण हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा। और यह आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध है उत्तराखंड के इतिहास में, कई बार यहां से प्रश्न भी बन चुके हैं। इस युद्ध में देखेंगे कि आखिर में क्या रानी कर्णावती अपने पुत्र की रियासत को बचा पाएगी। क्या रानी कर्णावती यानी कि पूरे देश का जो बादशाह है शाहजहां, क्या उसकी सेना से लड़ पाएगी? कौन इस युद्ध में विजय होगा? ये सारी चीजें हम लोग इस युद्ध में देखने वाले। तो चलिए थोड़ा सा इस युद्ध को भी देखा जाए कि कैसे और किस तरह से यह युद्ध लड़ा गया। अगर हम इस युद्ध की बात करें तो यह युद्ध जो है सन 1634 और 1635 में लड़ा गया। यानी कि शाहजहां ने जो है ये 1634-35 में अपने सैनिकों को भेजकर गढ़वाल पर आक्रमण करवाया। युद्ध में क्या हुआ तो युद्ध में आपको बता दें कि इसमें शाहजहां की जो सेना है, वो शाहजहां की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो आपको एक शख्स मिलेगा। यहां पर लिख देता हूं कि कौन कौन युद्ध में शामिल रहे। तो शाहजहां की सेना का जिसने नेतृत्व किया था, इसमें नेतृत्व किया था ये हमारे नजावत खां जी ने। तो नजावत खां, ये ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो नजावत खां इस समय शाहजहां की सेना को लीड कर रहा है। एक दूसरा, शाहजहां की सेना को कौन साथ दे रहा है तो भाई शाहजहां ने जो है एक थोड़ा सा गेम खेला। और शाहजहां ने गेम किस प्रकार का खेला कि शाहजहां ने देखा कि जो सिरमौर का राजा था, सिरमौर के राजा से ऑलरेडी जो है संबंध खराब चल रहे हैं, किसके? यानी पंवार राजा के। तो सिरमौर राजा को भी जो है रेडी कर दिया इस युद्ध में अपनी तरफ से लड़ने के लिए। और सिरमौर का राजा इस समय कौन है? मंदाता प्रकाश है। तो सिरमौर राजा जो मंदाता प्रकाश है, इसने इस युद्ध में हिस्सा लिया है। ये उम्मीद करता हूं ये ब्लैक वाला जो मैं लिख रहा हूं ये आपको दिख पा रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं येलो कर देता हूं। और इसके अलावा इसी युद्ध में जो है यहां पर अगला दिल्ली की शाही सेना की भी टुकड़ी भेजी गई है। तो इस युद्ध में शाहजहां की तरफ से तो कौन कौन थे? तो दिल्ली की शाही सेना की टुकड़ी आ रही है, दिल्ली की शाही सेना की टुकड़ी। और कांगड़ा का जो है ये जो नेतृत्व किया था वो नजावत खां ने किया था। और नजावत खां जो है इस समय कांगड़ा में जो है इनका सूबेदार था। कहां पर था? कांगड़ा में। यानी कि मुगलों का सूबेदार है कांगड़ा में नजावत खां। तो इसको कहा था कि भाई अपनी सेना जो है कांगड़ा से लेकर सीधा उत्तराखंड पे उतार दे और उत्तराखंड पर आक्रमण करना है, किसी भी हालत में जो है गढ़वाल रियासत को पराजित करनी है। तो इस तरह से एक तरह से 3 दिशाओं से जो है गढ़वाल रियासत को घेरा गया।
हालांकि शाहजहां के द्वारा कहा जाता है कि इस दौरान कुमाऊं में यानी चंद राजवंश था और चंद राजवंश को भी जो है फरमान भेजा गया था कि आप भी हमारे इस युद्ध में हमारी तरफ से लड़ेंगे। लेकिन इस युद्ध के दौरान अगर हम बात करें तो कुमाऊं का जो राजा है वो कौन है? त्रिमल चंद। अर्थात त्रिमल चंद ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं इस युद्ध में आपकी तरफ से नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि मैं गढ़वाल रियासत के खिलाफ आक्रमण नहीं कर सकता हूं। क्यों करेगा भाई आक्रमण? श्याम शाह ने इसको गद्दी पर बैठाया, ये एहसानमंद है। तो हमेशा याद रखना कि शाहजहां ने गढ़वाल पर 3 आक्रमण किए और इन 3 आक्रमणों में से जो पहला आक्रमण था केवल चंद राजवंश ने सिर्फ उस आक्रमण में साथ नहीं दिया, बाकी दूसरा और तीसरे में चंदों ने भी शाहजहां की तरफ से गढ़वाल पर हिस्सा लिया था। तो शाहजहां का गढ़वाल पर पहले आक्रमण की पृष्ठभूमि हो रही है और हम लोग देख पा रहे हैं कि शाहजहां की सेना को लीड कर रहा है कौन? नजावत खां। इसके साथ साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि इस समय सिरमौर का राजा मंदाता प्रकाश वो भी शाहजहां की सेना की तरफ से आ रहा है। साथ ही साथ शाहजहां ने दिल्ली से भी अपनी सेना एक शाही टुकड़ी जो है क्या कहते हैं गढ़वाल की ओर भेज रखी है। अब देखो माहौल कैसा बना। माहौल कुछ इस तरह से बना कि नजाबत खां इस दिशा से आया और मंदाता प्रकाश इस दिशा से। नजाबत खां ने सबसे पहले जो देहरादून में शेरगढ़ है, नजाबत खां ने शेरगढ़ को विजय किया एक, और इधर से मंदाता प्रकाश ने जो है कालसी का जो बैराटगढ़ है इसको विजय किया। और साथ ही साथ यहां से फिर दोनों सेना जीत कर इनको कहां पर मिलना था? ऋषिकेश में। और इधर नीचे से दिल्ली की शाही सेना पहुंचकर ऋषिकेश में आ गई। इधर से इन दोनों की सेना भी पहुंच गई, नीचे से दिल्ली की शाही सेना की टुकड़ी भी पहुंच गई। ऋषिकेश में जो है इनकी डबल सेना का धमाल हुआ और यहीं से डबल सेना सबसे पहले संतूरगढ़ को जीता और संतूरगढ़ से प्रवेश किया यानी कि सलानगढ़ में। अर्थात जब सलानगढ़ में पहुंची तो यहां से अब ज्यादा दूर नहीं था श्रीनगर, मतलब अब सीधा राजधानी श्रीनगर पर अटैक होने वाला था और रानी कर्णावती यहां पर कुछ नहीं कर सकती थी। यहां पर रानी कर्णावती की जो सेना थी, गढ़वाल की सेना इतनी बड़ी नहीं थी कि इतनी भारी भरकम सेना के खिलाफ युद्ध लड़ सके। जो भी हुआ, जब सलानगढ़ को जीता तो यहां पर सलानगढ़ में जो है डेरा डालकर रख दिया किसने? यानी कि मुगल की सेना ने इस जगह पर। और जब डेरा डालकर रखा तो यहां पर रानी कर्णावती जो है एक संधि के लिए बाध्य हो गई। रानी कर्णावती लड़ ही नहीं सकती थी भाई, भारी भरकम नीचे से इतनी सारी सेनाएं आ रही है और एक छोटी सी रियासत है गढ़वाल की। तो रानी कर्णावती ने सीधा सीधा जो है प्रस्ताव रखा संधि का कि आप चाहते क्या हो। और जब संधि का प्रस्ताव रखा गया तो इस संधि में यानी रानी कर्णावती के लिए मुगलों ने जो है संधि में, अर्थात संधि जो है सीधा नजाबत खां से हुई थी, तो नजाबत खां ने 10 लाख रुपए की डिमांड की वार्षिक कर के रूप में। और इतना 10 लाख रुपए देना बहुत बड़ी बात थी उस समय के दौर में। और गढ़वाल रियासत अभी इतनी पावरफुल भी नहीं हो रखी है कि इतना ज्यादा टैक्स जो है, और 15 दिन का टाइम दिया गया कि 15 दिन के अंदर जो है, 1 साल नहीं 15 दिन का टाइम दिया गया कि 10 लाख रुपए आपको एकत्रित करना होगा। तो रानी कर्णावती इतना रुपए कहां से देती? बड़ा समस्या का। तो फिर यहां पर जो है अलग अलग कथाएं आती है। आप जानते हैं उत्तराखंड का जो इतिहास है, उत्तराखंड का इतिहास में जो है जो कथाएं हैं, यहाँ की धार्मिक कथाएं, वो जो है देवों से जुड़ी हुई कथाएं बहुत सारी आती है। तो यहां पर क्या होता है कि रानी कर्णावती जो है अपनी देवी की पूजा अर्चना करती है और पूजा अर्चना करने के पश्चात अचानक से जो है माहौल बन जाता है किसकी ओर? यानी गढ़वाल सेना की ओर। यहां पर क्या होता है, इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हो जाती है, इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हो जाती है कि मुगलों की सेना जो है तितर बितर होना पड़ता है। और जब मुगलों की सेना तितर बितर होने लगी तो इसका फायदा जो है किसको मिल गया? क्योंकि भाई गढ़वाल में तो बर्फों में लड़ने का जो यहाँ को तो लोगों को आदी थी बर्फ रहने की, तो यहां पर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया यहाँ की सेना ने। और कहा जाता है कि मुगलों की सेना यहां से तितर बितर होकर भाग गई। और भागने के बाद जो सैनिक पकड़े गए, जो बचे गए, उन सभी सैनिकों के रानी कर्णावती ने नाक काटे और नाक काट करके भेज दिए। तो कहने का मतलब है यहीं से हमारी रानी कर्णावती के लिए एक नाम आया, यानी कि नाक कटी रानी। तो नाक कटी रानी के रूप में भी किसको जाना जाता है? रानी कर्णावती को जाना जाता है। तो इस तरह से एक ऐसा युद्ध, जिस युद्ध को हम सोच नहीं सकते थे कि गढ़वाल रियासत जीत सकती थी, अचानक से इस युद्ध को जीत लिया। रानी कर्णावती ने युद्ध के पश्चात विजय हासिल की। रानी कर्णावती को इतिहासकारों ने इस काम के लिए अलग अलग नामों से जो है संबोधित किया। रानी कर्णावती को जो है गढ़वाल की ताराबाई भी कहा गया। रानी कर्णावती को गढ़वाल की नाक कटी रानी के रूप में कहा गया।
तरह तरह के बहुत सारी रानी कर्णावती को जो है इतिहासकारों ने उपाधियां दी हैं। और वास्तव में रानी कर्णावती, सोचिए आप, उस दौर में मतलब उन्होंने इतनी बड़ी सेना से जो है मुकाबला किया, ये अपने आप में एक अद्भुत था। मतलब हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि सोचिए उस समय जब केवल छोटी रियासत, इतनी बड़ी गढ़वाल रियासत नहीं है, तो रानी कर्णावती ने कितने जज्बे के साथ जो है युद्ध लड़ा होगा। और सोचो, मुगलों के सैनिकों के नाक काटकर वापस भेजना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। खैर, जो भी हुआ, युद्ध खत्म हुआ, युद्ध का परिणाम निकला, और युद्ध का परिणाम कुछ इस तरह से निकला कि यहां पर तितर बितर होना पड़ा। देखो, अब युद्ध के परिणाम में एक खास चीज रही कि इस परिणाम में यहां पर एक चीज हो गई कि ऊपर से दापा वाले ने फायदा उठा लिया। फायदा क्या हुआ, तो अब ध्यान देना कि युद्ध के परिणाम क्या हुए। एक तो ये हुआ कि भाई गढ़वाल जो रियासत थी, यानी कि पंवार जो राजवंश था, वो इस युद्ध में विजयी रहा, ये तो तय हो गया। लेकिन इस विजय के साथ साथ बहुत सारी चीजों को खोना पड़ा था। बहुत सारी चीजें कैसे, जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध के पश्चात जो है पंवार राजवंश का जो राजकोष था वो एक तरह से क्या हो गया, खाली हो गया। इसके साथ साथ पंवार राजवंश को नुकसान झेलना पड़ा कि जो दापा राजा था उसने इस युद्ध का मौके का फायदा उठाया और नीचे तक जो है पंवार राजवंश के क्षेत्रों को जीत कर ले गया। कौन ले गया, यानी कि दापा का राजा। इतना ही नहीं, जो संतुरगढ़ आदि जो हमारे इधर के जो गढ़ थे, इन गढ़ों पर अधिकार जमा दिया था किसने, यानी सिरमौर के राजा ने। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं इस युद्ध के पश्चात इनके हाथों से छिन गया था। तो इतना भयानक ये पहला युद्ध था, और इस पहले युद्ध में ये कहीं ना कहीं दापा भी बहुत अंदर आ चुका था, सिरमौर राजा भी बहुत सारे क्षेत्र जीत चुका था। तो यहां तक ये नुकसान जरूर हुआ, लेकिन युद्ध में विजयी रानी कर्णावती की हुई। तो पहला युद्ध उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और रानी कर्णावती का जो है जो साहस है उसको भी आप समझ गए होंगे। उस टाइम इंदिरा गांधी होती तो, भाई इंदिरा गांधी होती तो, इंदिरा गांधी भी जब अपने टाइम थी, इंदिरा गांधी भी जो है पाकिस्तान तक पहुंच गई थी। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं समय समय पर बड़ी पावरफुल रही हमारी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं आप सोच रहे हैं जो इंदिरा गांधी होती तो इंदिरा गांधी क्या कर देती, नीचे दिल्ली तक पहुंच जाती। देवी का प्रकोप हो गया उस टाइम पे, कह सकते हैं कि देवी का प्रकोप हो गया होगा, क्योंकि भाई उत्तराखंड में तब ये देवी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था। हो सकता है यहाँ की जो भोली वाली प्रजाति बेचारी युद्ध इतने ज्यादा बड़ी सेनाओं से कभी लड़ा नहीं, और अचानक से इतनी बड़ी सेना आए तो हो गया होगा देवी प्रकोप, और तभी जाकर ये रियासत इतनी बड़ी रही। समझ रहे आप। खैर, फिलहाल उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप मामला समझ गए होंगे, और हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं कि कैसे जो है एकदम से महीपति शाह के बाद जो पृथ्वीपति शाह था, बहुत ही अल्प वयस्क, बहुत ही छोटा था, और फिर कैसे एक संरक्षिका के रूप में रानी कर्णावती जब सामने आई, और इतना बड़ा जो है उनके सामने जो है मुसीबत का पहाड़ भी खड़ा हुआ, और इस मुसीबत के पहाड़ को रानी कर्णावती ने झेला। वो जैसा भी रहा, लेकिन विजय हुई और मामला रफा दफा हो गया। अब यहां पर क्या हुआ कि शाहजहां का दिमाग खराब हो गया। सोचो, इतने बड़ा बादशाह की हार और नाक काट दिए, लेकिन किस्मत अच्छे ये रहे कि शाहजहां जो है बिल्कुल भी ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि ये बहुत छोटी रियासत है। शाहजहां इस समय बहुत बड़े बड़े युद्धों में व्यस्त है, बहुत बड़ी बड़ी रियासतों में। तो शाहजहां एकदम से भूल गया उत्तराखंड को कि मैं यहां भी आ रहा था, क्योंकि शाहजहां का अन्य जगहों पर जो है अभियान शुरू हो गए। तो शाहजहां ने दिमाग से निकाल दिया, वरना अगर शाहजहां को दोबारा याद आता तो शाहजहां वास्तव में जो है उत्तराखंड को पूरा छलनी करके चले जाता। भाई शाहजहां तो शाहजहां था, तो शाहजहां भूल गया होगा, दूसरों युद्धों में व्यस्त रहा और उत्तराखंड का मामला रफा दफा हो गया। तो एक लंबे समय तक जो है अब उत्तराखंड में शाहजहां का कोई खतरा देखने को नहीं मिलेगा, या फिर मुगल बादशाह का। लेकिन फिलहाल क्या होगा, तो हमारे पास जो रानी कर्णावती थी, रानी कर्णावती के अगर हम लोग अब अन्य नाम और अन्य कार्यों की बात करें तो इस युद्ध के पश्चात और रानी कर्णावती के काम के पश्चात इन्हें बहुत सारे नामों से, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इन्हें जो है नागकटी के नाम से भी जाना जाता है, इनको जो है ताराबाई के नाम से भी जाना जाता है, इनको दुर्गाबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़वाल की दुर्गाबाई रानी कर्णावती, गढ़वाल की ताराबाई रानी कर्णावती, कभी पढ़ लेना ताराबाई दुर्गावती के बारे में। इन्होंने भी ऐसे सिचुएशन में इस तरह के काम किए, और गढ़वाल की नागकटी रानी भी इन्हीं को कहा गया। और साथ ही साथ अगर हम कार्यों की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए। इस समय जहां पर मैं फिलहाल खड़ा हूं, यानी कि राजपुर हो गया, और राजपुर जो है यहां पर बहुत सारी नहरें
और नहरों के साथ साथ बहुत सारी बावड़ियां। बावड़ियां क्या होती हैं? जो पानी पीने के कुएं जैसे होते हैं। तो बहुत सारी बावड़ियों और नहरों का जो है राजपुर रोड में इन्होंने निर्माण करवाया। और जो करणपुर है, जिस जगह पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस करणपुर को बसाने का श्रेय भी कहीं ना कहीं इन्हीं को जाता है। तो करणपुर भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया, ये वाले। तो बहुत सारे अन्य भी इनके कार्य देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी जो है रानी कर्णावती रही। और रानी कर्णावती का जो है एक तरह से संरक्षिका का जो दौर था, यानी कि सन 1634 से लेकर जब महीपति शाह की मृत्यु हो गई थी 1634, उसी समय से लेकर जब तक पृथ्वीपति शाह अपना राजपाट स्वयं के हाथों में नहीं लेते हैं, तब तक इनका संरक्षिका का काल 1634 से 1640 का रहा और बड़ा ही शानदार रहा। तो उम्मीद करता हूं भाई यहां तक का मामला आप समझ गए होंगे और एक एक चीजें आपके दिमाग में, खोपड़ी में घुस भी गई होगी। क्या क्या आने लगी भाई? हैं, कॉमेडी चल रही क्या? ठीक है मेरे भाई, देखो भाई कॉमेडी की नहीं हो रही है। तो चलिए जी भाई, यहां तक का मामला उम्मीद करता हूं आप समझ गए। और ये स्टैंड था, यानी कि हमारा कहां तक का? रानी कर्णावती तक का। भाई देखो, पृथ्वीपति शाह अभी भी गद्दी पर नहीं बैठे, अभी केवल रानी कर्णावती एक संरक्षिका के रूप में थी और संरक्षिका के रूप में बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपना कार्यक्रम भी निभाया। अब यहां से जो आगे की चर्चा है वो सीधी चर्चा का विषय है, यानी कि पृथ्वीपति शाह का राज्य तिलक। अब पृथ्वीपति शाह ने कहा कि माताजी हम बड़े हो गए हैं और अब हमारा राज तिलक होना चाहिए। गढ़वाल के राजा बनेंगे राज तिलक के साथ और अब हम देखेंगे आसपास की स्थिति। पृथ्वीपति शाह का पिता भाई जब इतना महान था और पृथ्वीपति शाह 7 वर्ष की आयु में जब गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते ही इतना भयानक संकट देखा, तो ये राजा तो भाई अब बहुत महान होने वाला है। सोचिए, जो इतनी कम उम्र में इतनी जो है परेशानियों को देख रहा है, इतनी बड़ी समस्याओं को देख रहा है अपने सामने, तो वो राजा कितना बड़ा बनेगा वो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो चलिए फिलहाल अब यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं। पढ़ते पढ़ते सब बता दिया, क्या बता दिया पढ़ते पढ़ते? तो चलिए भाई, राज तिलक देखो 1640 में इसने अपना बढ़िया सा राज तिलक कर दिया। और राज तिलक करने के बाद सबसे पहले अब चर्चा का विषय है कि अब गद्दी पर हमारा पृथ्वीपति शाह आ गया भाई। अब पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर होगा तो अब चर्चा होगी कि आसपास कौन है, यानी कि इसके आसपास कौन कौन से है। हाँ, कैनाल रोड भी बनाई थी भाई। अब देखो यहां पर समकालीन शासकों की बात करें, अब गद्दी पर जो है गढ़वाल का राजा पृथ्वीपति शाह है और अब चर्चा होगी इसके साथ आसपास के राजाओं की। 1640 में यहां पर अब राजपाट अपने हाथों में ले लिया है पृथ्वीपति शाह ने। और अगर बात करें सबसे पहले चंद राजा की, तो सबसे पहले चर्चा होगी कि चंद कौन है इसके समय। चंदों में 2 पावरफुल राजा हैं, जिनमें से एक राजा तो त्रिमल चंद था, जिसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। और त्रिमल चंद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो, त्रिमल चंद ने बेचारे ने फर्स्ट युद्ध में भी शाहजहां का साथ नहीं दिया, क्योंकि त्रिमल चंद इसको बोलते हैं नमक वाला, क्या कि भाई नमक खाया है, यानी इसको गद्दी पर शहंशाह ने बैठाया था, वो तो महीपति शाह खुद ही लड़ने वहां चला गया, तो भाई इसको बचाना पड़ा, अपने आप को मार दिया फिर, वरना इसने इस युद्ध में भी साथ नहीं दिया। तो त्रिमल चंद जो है इसके टाइम पीरियड तक ज्यादा नहीं रहा, लगभग 1638 में त्रिमल चंद हट गया था। समझ गया आप? तो 1638 में लगभग त्रिमल चंद का टाइम पीरियड तो गया, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद त्रिमल चंद का गद्दी पर जो बेटा बैठा है वो कौन है? वो है बाज। अब यहां पर गद्दी पर बैठा है बाज बहादुर चंद, और ये भी बहुत ही पावरफुल राजा है। जिस तरह से गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह पावरफुल राजा है, इसी प्रकार से यहां पर भी जो गद्दी पर बैठ रहा है ना बाज बहादुर चंद, ये भी बहुत पावरफुल राजा है। तो समकालीन शासकों में चंद राजवंश में कौन है इसके? बाज बहादुर चंद, त्रिमल चंद। इसके अलावा अब आते हैं इधर, पंगा दूसरा किधर है? अब एक नया इधर भी तो है पंगा भाई, जो महीपति शाह ने ले लिया है, सिरमौर राजा। अगर हम लोग सिरमौर राजा की बात करें तो सिरमौर राजा भी कौन था? मंदाता प्रकाश था। और हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा कि मंदाता प्रकाश ने भाई साथ दिया था और मंदाता प्रकाश ने कुछ क्षेत्र को भी छीन लिए, यानी कि गढ़वाल रियासत के कुछ क्षेत्र भी मंदाता प्रकाश के पास है। तो इधर जो है सिरमौर का राजा मंदाता प्रकाश है। और नीचे बात करें मुगल बादशाह की, तो मुगल बादशाह में इस समय कौन है? तो 2 बादशाहों के सामने ये रहा और दोनों से पंगे लिए। पहला था शाहजहां,
शाहजहां का समकालीन कौन है, यानी कि पृथ्वीपति शाह। और दूसरा, इसके बाद शाहजहां का जब बेटा आएगा औरंगजेब, तो औरंगजेब का भी समकालीन है औरंगजेब से। और इस तरह से हमारे पास चारों स्थिति। बाकी दापा की अभी कोई ऐसी खास बात नहीं, लेकिन दापा के साथ पंगा बहुत तकड़ा है और दापा भी काफी नीचे आ चुका है, काफी बड़ा क्षेत्र छीन के ले जा चुका। ये है सिचुएशन इस समय भाई। यहां पर क्या जागरा खेलागा चाली भले, लाइफ इज ब्यूटीफुल। चलिए भाई, फिलहाल जरा अभी फोकस इधर रखिए। यहां पर इतना जो है घमासान युद्ध हो रहा है, इतनी घमासान सिचुएशन बनी पड़ी है, और आपको भाई इस समय जागरे में जाने की चली पड़ी है। बताओ, कुछ तो सोचो यार, यहां पर सोचो ना, मामला कितना भयानक चल रहा है। मतलब मुझे भी इतनी टेंशन हो रही है कि पृथ्वीपति शाह क्या करेगा, कैसे चारों तरफ से इन खतरों से पृथ्वीपति शाह बचेगा, और आप जो है जागरे की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल फोकस यहां पर रखिए और ध्यान से देखिए इस समय। तो देखें कि आखिर में जो ये समकालीन शासक है, इधर शाहजहां औरंगजेब, इधर सिरमौर राजा मनदाता प्रकाश, और इधर बाज बहादुर चंद है, और ऊपर इनसे भी बहुत बड़ा खतरा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जब इस समय ये गद्दी पर बैठा तो उस समय राजकोष भी खाली है, यानी कि पैसा भी राजकोष में कुछ नहीं है। मतलब सिचुएशन डमाडोल है। और देखेंगे कि कैसे पृथ्वीपति शाह अपने दम पर फिर से दोबारा से जो है इस राज्य को हरा भरा बनाएगा। तो सबसे पहले पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर बैठता है, एकदम से अपने पिता यानी महीपति शाह का भाई दिमाग, इसमें कुछ तो आए होंगे महीपति शाह के भी, इसका दिमाग घूम गया। इसने कहा कि बाकी तो हिसाब किताब देख लेंगे, लेकिन ये दापा जो है कैसे अंदर आया, ये सिरमौर जो नया नया राज्य बना है, सिरमौर ने हमारे क्षेत्र कैसे छीन लिए। सबसे पहला जो है एक्शन की नीति होगी, अर्थात वो जो एक्शन की नीति होगी वो सीधी इसकी कहां पर होगी, यानी कि दापा। अच्छा, सब थोड़ा सा यहां पर जिक्र जो है अब समकालीन शासक जो है राजा पर तो हमने कर लिया, लेकिन सेनापति पर भी यहां पर कर लेते हैं। सेनापति की अगर हम बात करें तो सेनापति इसके पास एक बड़ा पावरफुल है, और वो सेनापति कौन है, माधो सिंह भंडारी। अब देखो, पृथ्वीपति शाह गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन सिचुएशन बहुत डमाडोल है चारों तरफ से, और ऊपर से अब देखना है राजकोष भी खाली है, लेकिन एक इसके पास है और वो है माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी बड़ा पावरफुल है, जबकि माधो सिंह भंडारी हमने देखा था महीपति शाह के समय भी कितना खुखार आदमी था। आज माधो सिंह भंडारी की भी जो है गाथा यहां पर सुनी जाएगी। एक महान सेनापति, जिस तरह से लोधी रिखोला था महान सेनापति, वफादार, गढ़वाल का रखवाला, ठीक उसी प्रकार से माधो सिंह भंडारी गढ़वाल का जो गढ़भंजन है उसकी भी गाथा बड़ी शानदार है। आज इस गाथा पर भी चर्चा जरूर होगी, क्योंकि भाई उत्तराखंड जब पढ़ रहे हैं, सर आप बचा दो पृथ्वी शाह को। मैं तो बचा ही लूंगा भाई, मेरी चिंता मत करो, मैं तो दूसरा पृथ्वी शाह हूं, टेंशन मत लो मेरी तो। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ध्यान दे, अगला जो चर्चा का विषय है माधो सिंह भंडारी। अब हमारा जो माधो सिंह भंडारी पर थोड़ा सा केंद्र होगा, और जाने माधो सिंह भंडारी के बारे में। वैसे तो आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो वीर भड़ माधो सिंह भंडारी है, जब माधो सिंह भंडारी का नाटक होता है तो इनको इसी तरह से जो है आगमन होता है वीर भड़ के साथ। तो माधो सिंह भंडारी पर जो है कुछ तो चर्चा होगी। गुरुजी फीस कर दो स्क्रीनिंग का। अरे भाई कौशल जी, आज जो है स्क्रीनिंग पर हम लोगों ने जो है ऑफर लगा दिया, इस पर ही चर्चा की। अब इससे कम फीस करके क्या हमारी जान ले लोगे क्या है? मतलब आप दूसरी जगह की फीस देखो और हमारी फीस देखो और हमारी मेहनत देखो, आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे कम फीस, अगर इससे कम फीस कहीं पर होगी तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको जितनी फीस पे आप लेना चाहोगे मैं उतनी फीस पर आपको स्क्रीनिंग का बैच दे दूंगा। भाई हम लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अब हमारी भाई कर्म भूमि भी यही है, तो अपना मेहनत का माप लेते हैं, समझ गए आप? तो ऐसा नहीं है। तो चलिए फिलहाल जरा मामला बहुत पेचीदा चल रहा है, और देखते हैं कि बेचारा पृथ्वीपति शाह बहुत छोटा है और चारों तरफ से जो है सब कुछ छीन लिया गया है इसका, लेकिन माधो सिंह भंडारी इसके पास है। और ये माधो सिंह भंडारी, थोड़ा सा जो माधो सिंह भंडारी के बारे में भी चर्चा की जाए। माधो सिंह भंडारी का एक तो मैंने यहाँ पर परिचय लाया है। जैसे अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है ललुड़ी या फिर लधुड़ी गांव, वैसे लधुड़ी गांव है, और ये गांव पड़ता है मलेथा टिहरी और अलकनंदा के किनारे। तो लधुड़ी गांव में जन्मे हैं माधो सिंह भंडारी, और साथ ही साथ इनकी पत्नी का नाम जो है उदिना बोराड़ है।
तो जिनसे इनका विवाह हुआ था वो उदीना बोराड़ थी। और पिता की बात करें तो कालो सिंह भंडारी है। और ये कालो सिंह भंडारी जब मानशाह राजा था तो मानशाह ने जो है इससे, क्योंकि इनके पिता भी जो है महान जो है एक प्रकार के साहसी सेनापति रहे, तो सोनबाण की उपाधि जो है इनके पिता को मानशाह ने भी दी थी। किसको? कालो सिंह को। और अगर हम उपाधि की बात करें, सॉरी पुत्र की बात करें, तो ये पुत्र है गजे सिंह। पुत्र हो तो गजे सिंह जैसा। भाई अब एक शानदार स्टोरी आपको बताएंगे यहां पर, जिनको मालूम नहीं है कि गजे सिंह जैसा पुत्र पैदा होना और माधो सिंह भंडारी जैसा पिता होना, ये वास्तव में अद्भुत है। और साथ ही साथ उपाधि इसकी वीरभड़ माधो सिंह भंडारी और गर्भभंजन है। इसके साथ साथ कार्यों की बात करें तो सेनापति के रूप में सन 1635 से 36 में काम किया और मलेथा गोल का भी निर्माण किया। मलेथा गोल आज आप देखते होंगे। और साथ ही साथ माधो सिंह भंडारी को कुछ इतिहासकारों ने जो है 16वीं सदी का गढ़वाल का पहला इंजीनियर भी माना है। अगर आप लोगों ने जो है वो जो मलेथा की गूल है, अगर आपने उसको देखा होगा, पूरी पहाड़ी को चीर कर जो है बनाई है, तो वास्तव में वो अद्भुत है। और उस दौर में बनाना 16वीं सदी में, और तो इसीलिए इनको जो है कुछ इतिहासकार गढ़वाल का पहला इंजीनियर भी मानते हैं। क्या चल रहा है मामला? इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? चलिए ठीक है। चलिए जी, अब थोड़ा सा चर्चा का विषय जो है हमारा माधो सिंह भंडारी पर होगा, और हल्का सा मैं माधो सिंह भंडारी पर यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, अगर हम लोग माधो सिंह भंडारी पर चर्चा करें तो हल्का सा माधो सिंह भंडारी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, माधो सिंह भंडारी की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले हमारे पास यानी कि महिपति शाह जब राजा थे तो उस दौरान जो है इनके सेनापति के रूप में शामिल हुए। और हम लोगों ने देखा था इनका जो योगदान है, भाई इन्होंने जो है बाकायदा माधो सिंह भंडारी ने जो है सेनापति के रूप में दापा पर भी अटैक किए। दापा पर आक्रमण के साथ साथ इन्होंने सिरमौर पर भी आक्रमण किया, और यहां तक कि अपनी जान पृथ्वीपति शाह के समय फिर से जब दापा पर आक्रमण किया तो अपनी जान भी जो है दापा अभियान के दौरान गंवा कर आए। ये एक ऐसे महान जो है वीरभड़ है माधो सिंह भंडारी। अगर मैं एक आपको स्टोरी इनकी बताऊं तो कहा जाता है कि माधो सिंह भंडारी जो है जब एक बार अपने घर जाते हैं, ऐसी इनकी कहानी बताई जाती है। अब भाई माधो सिंह भंडारी का नाम बहुत बड़ा था, वीरभड़ माधो सिंह भंडारी थे, और पूरे गढ़वाल में जो है पूरे गढ़ों में माधो सिंह भंडारी का जो है पावर के लिए नाम जाता था। जब ये एक दिन अपने घर आते हैं, अपने गांव जाते हैं मलेथा में, तो वहां पर देखते हैं कि ऐसी कहानियां हैं कि इनकी जो पत्नी है वो इनको जो है बिल्कुल ऐसा रूखा सूखा खाना सौंपती है। तो फिर माधो सिंह भंडारी कहते हैं कि भाई ये क्या है ऐसा? तो इनकी पत्नी कहती है कि देखो यहाँ पर जो है पानी की बहुत बड़ी कमी है, और आप जो है इतने बड़े भड़ कहलाते हैं। और ऊपर से जो है माधो सिंह भंडारी की पत्नी को जो है तरह तरह के आसपास की महिलाएं भी चिढ़ाती कि भाई आपके तो पति रियासत में इतने बड़े सेनापति हैं, लेकिन हमारे गांव के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, भाई पानी की इतनी बड़ी कमी है। और सिचुएशन की बात करें तो जहां पर जो गाँव था वो गाँव बिल्कुल कैसा था, ऊंचाई पर था, मलेथा वाला जो गाँव है। और यहां पर जो नदी थी अलकनंदा नदी, वो गांव से काफी नीचे बहा करती थी। और साथ में फिर एक यहां पर पहाड़ी थी ये वाली, और इस पहाड़ी के पीछे से जो है एक चंद्रभागा नदी बहा करती थी ये वाली। तो यहां से ध्यान से देखिएगा कि कैसे माधो सिंह भंडारी जो है इतने वीरभड़ कहलाए। तो यहां पर एक नदी थी चंद्रभागा, और जो अलकनंदा नदी है ये काफी नीचे थी इनके गांव से। तो ऐसे में माधो सिंह भंडारी को जो है बड़ी चिंता हो गई जब इनकी पत्नी ने जो है इन्हें टोक दिया कि भाई इतना बड़ा नाम आपका है, लेकिन हमारे गांव में जो है पीने के लिए पानी तक नहीं है। तो माधो सिंह भंडारी ने जो है प्रण ले लिया कि मैं मलेथा में जो है पानी लेकर आऊंगा। तो कहा जाता है कथाओं में, कहानियों में, कि माधो सिंह भंडारी को जो है दरबार में भी खूब हंसी का पात्र बनाया जाता था कि भाई ये जो है पहाड़ को, जब इन्होंने कहा होगा कि मैं पहाड़ को चीर कर पानी ले आऊंगा, तो लोग हंसते थे कि भाई पहाड़ को चीर कर जो है ये पानी ले आएगा, तो हास्य का पात्र बना देते थे। लेकिन माधो सिंह भंडारी, इसीलिए तो आज इतना नाम है इनका। माधो सिंह भंडारी ने जो है प्रण लिया और इस चंद्रभागा नदी को, अब देखो यहां से क्या करना था, यहां से पानी सीधा इस पहाड़ से इधर लाना था, लेकिन लाए कैसे? तो यहां से पानी क्या हो जाता था, इस जगह से अवरुद्ध हो जाता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि माधो सिंह भंडारी को जो है स्वप्न में, इनको स्वप्न आया कि भाई देखो अगर आप चाहते हैं तो ये पानी जो है आपका वहां तक जा सकता है, और ये तभी पानी जा सकता है जब आप यहां पर अपने किसी प्रिय की बलि यहां पर दोगे। अब सोचो कि माधो सिंह भंडारी को यहां पर अपने प्रिय यानी कि इंसान की बलि यहां पर देनी थी, तभी जो है ये काम सफल हो सकता था।
तो माधो सिंह भंडारी सोचो इस पर सोचने लगे कि यार बलि किसको दिया, और बलि ना दे तो ये कार्य नहीं हो सकता था। तो फिर माधो सिंह भंडारी ने जो है, सोचो एक पिता ने इतनी हिम्मत की होगी, हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं, कि अपनी पत्नी से बात की कि देखिए अगर इस गांव के लिए, पूरे गांव के लिए अगर हमको पानी चाहिए तो हमें जो है अपने पुत्र की बलि दे देनी चाहिए। और सोचो अगर एक माता से ऐसी बात कोई कहे कि आपके पुत्र की बलि देनी है तो माता पर क्या बीतेगी। तो जब ये बात माधो सिंह भंडारी ने कही होगी तो माता जो है बिल्कुल एकदम भाई सख्ती में आ गई होगी कि अपने पुत्र की बलि मैं पूरे गांव के पानी के लिए दूं। तो माता ने जो है बहुत विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई माता तो माँ है, माँ के लिए जो है पुत्र सर्वोपरि है, माँ के लिए दुनिया की कोई खुशियां नहीं हो सकती है एक बेटे से बड़ी। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि वो सीन कैसा रहा होगा अगर ये सत्य होगा कि ऐसी वार्ता उनकी चल रही है, और माता जो है फिर कैसा रूप माता का देखने को मिल रहा होगा। खैर जो भी रहा, ये जो वार्ता उनकी चल रही थी, इस वार्ता को जो है माधो सिंह भंडारी के पुत्र यानी गजय सिंह ने सुन ली कि मेरी बलि देने से जो है पूरे गांव को पानी मिल सकता है। आप सोचो वो पुत्र भी कितना बड़ा है माधो सिंह भंडारी का। तो पुत्र आया और पुत्र ने कहा कि माता पिता को समझाया कि मैं बलि देने को तैयार हूं, अगर मेरी बलि से जो है यहां पर आने वाले हजारों पुत्र जो है पानी पिएंगे तो मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं। तो सोचो अब माता का तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, माता के ऊपर कितना दुख रहा होगा, कितनी चीजें रही होगी। लेकिन यहां पर जो है फिर माधो सिंह भंडारी ने जो है अपने पुत्र की बलि दी, गर्दन काटी, और उसके बाद आपने देखा होगा पूरी इस पहाड़ को चीरकर जो है यहां से मलेथा की जो गूल है उसको निकाला गया। तो ऐसे वीर भड़ पुरुष माधो सिंह भंडारी जिन्होंने अपने राज्य के लिए अपने पुत्र की भी जो है बलि दे दी। सोचो आप, ऐसी माता, मतलब अद्भुत है ये चीजें, अद्भुत। अगर ये जो घटना वास्तविक होगी, वास्तविक तो होगी जब चलती है हमारी कथाओं में, तो ऐसा जो है माधो सिंह भंडारी ने पहला तो काम किया ये। अब दूसरे काम की बात करते हैं अगली, कि माधो सिंह भंडारी भी अपने प्राण कैसे देंगे। मतलब माधो सिंह भंडारी ने भी अपने राज्यों के लिए प्राण दे दिए, इनकी भी अपनी गाथा अलग ये प्राण देने की। तो यहां पर हुआ क्या कि पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले पृथ्वीपति शाह ने क्या कर दिया, आसपास की सिचुएशन देखी तो इसको पता था कि इसके पृथ्वीपति शाह के क्षेत्र छीन लिए गए हैं, यानी इधर से जो है ऊपर का क्षेत्र छीन लिया गया है। कौन सा? दापा राजन है, उधर से सिरमौर राजन है। तो इसने गद्दी पर बैठते 1640 में माधो सिंह भंडारी को कहा कि भाई अपनी लगाम कस ले, सीधा दापा पर अटैक करना है, और 1640 में दापा पर अभियान कर दिया। इतना भयानक अभियान दापा पर कि दापा राज्य को बुरी तरह से पराजित किया और दापा से पूरा की पूरा क्षेत्र वापस छीन लिया। इतना ही नहीं, 1640 में ही अटैक किया सीधा कहां पर, यानी सिरमौर राज्य पर। सिरमौर का राजा मंदाता प्रकाश था, और मंदाता प्रकाश से जो है सिरमौर को छीना, बल्कि मंदाता प्रकाश यहां पर जो है एक संधि के लिए बाध्य हुआ, जिसको इतिहास में हटकोली की संधि कहा जाता है। तो हटकोली की संधि जो है सिरमौर राजा और मंदाता प्रकाश और यहां पर पृथ्वीपति शाह के तहत हुई, जिसमें सिरमौर राजा ने सारे के सारे क्षेत्र दे दिए किसको, यानी कि वापिस पृथ्वीपति शाह को। तो सन 1640 में एक्शन के साथ आया और दोनों के दोनों को बुरी तरह से पराजित किया। तो आज समय की देखते हुए भाई मुझे जो है, देखो स्टोरी तो बड़ी धमाकेदार चल रही है, लेकिन इसके जस्ट बाद 9 बजे क्लास है हमारे मैथ्स और रीजनिंग की, चौहान सर की। तो मुझे जो है इतनी धमाकेदार स्टोरी को यहीं पर अवरुद्ध करना पड़ेगा और आपको जुड़ा रहना पड़ेगा कल के लिए। कल यहां से हम लोग जो है इसको आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि पृथ्वीपति शाह अब और आगे क्या करेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप समझे होंगे। धन्यवाद। समय जो है, और जुड़े रहे सभी लोग, अभी जस्ट आपकी क्लास होने वाली है मैथ्स और रीजनिंग की। थैंक यू सो मच।